हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और इससे रिलेटेड चीजें जैसे ईएसआई एक्ट 1948 यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1948, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ कैरियर सर्विसेज, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट DGE and Central Board of Workers Education and National Academy of Training, Research and Social Security। देखिए यूपीएससी ईपीएफओ में ये सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप हमारे चैनल पे जाके यूपीएससी ईपीएफओ की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि किसी टॉपिक पे हमने कोई वीडियो छोड़ दी है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर। अगर आप इंस्टाग्राम पे चाहते हैं हमसे कांटेक्ट करना तो डिस्का एकेडमी पे इस हैंडल पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। फेसबुक पे आके आप कर सकते हैं और इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही तगड़ी वीडियो चल रही है, इसको मिस मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहती है। आगे भी हम अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे यूपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम की जो प्लेलिस्ट चल रही है उसको भी जरूर देखिएगा। इसमें हमने आपको गाइड करने के लिए तरह तरह के समय समय पर हम तरह तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC। देखिए इसका फुल फॉर्म एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। ये बनाया गया था कब? 25 फरवरी 1952, यानी देश की आजादी के 5 साल बाद इसको बनाया गया था। और ये इसको बनाने के पीछे पर्पस क्या था, यह जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में ये करता क्या है। तो देखिए एक तरह का ये सेल्फ फाइनेंस यानी जो खुद को फाइनेंस करने की क्षमता रखता है, जो खुद के चीजों को फाइनेंस करने के लिए यानी कि खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं है, तो वो एक सेल्फ फाइनेंस जिसे ऑटोनॉमस भी कहते हैं, वो ये सेल्फ फाइनेंस सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। और किसके लिए? इंडियन वर्कर्स के लिए, जो इंडिया में काम कर रहे हैं वर्कर उनके लिए है। और इसमें जो फंड है वो मैनेज किया जाता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। रूल्स और रेगुलेशन जो कि ESI एक्ट 1948 में दिया है उसके अकॉर्डिंग। देखिए मतलब क्या है, मतलब ये कि ये सेल्फ फाइनेंसिंग ऑटोनॉमस एक सोशल सिक्योरिटी यानी जनहित में सामाजिक सुरक्षा के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा के लिए एक स्कीम है इंडियन वर्कर्स के लिए, जो इंडिया में काम करे जगह जगह पे लोग उनके लिए है। ये इसमें फंड जो है मैनेज किया जाता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। और ये रूल्स और रेगुलेशन कहाँ लिखे हैं? ESI एक्ट 1948 में। अब देखिए, अब हम लोग ये जानते हैं कि ESI एक्ट 1948 है क्या। देखिए एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इसको कहते हैं, पूरा नाम इसका है 1948। ये प्रोवाइड करता है कुछ ऐसे बेनिफिट्स को, यानी ऐसे कुछ फायदे देता है किसको? एम्प्लॉइज को। किस केस में? अगर देखिए स्कीम कोई भी स्कीम क्यों बनाई जाती है? कोई भी स्कीम इसलिए बनाई जाती है जिससे उससे लोगों को फायदा हो सके। तो फायदा कैसे होगा और कब होगा, किन परिस्थितियों में होगा, ये डिसाइड करने के लिए वो रूल रेगुलेशन बनाना पड़ता है। और उस रूल रेगुलेशन को बनाने के लिए और उस रूल रेगुलेशन को सब लोग माने, इसके लिए एक एक्ट पास करना पड़ता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पे एक्ट जो ESI एक्ट पास किया गया 1948 में, और इसमें बताया गया कि अगर इसमें जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे। किसके अंतर्गत? सिकनेस, अगर वो बीमार पड़ते हैं तब, मैटरनिटी यानी कि अगर कोई वुमेन काम कर रही है वो प्रेग्नेंट है वो तब, और जो एम्प्लॉयमेंट इंजरी होती है यानी कि काम करने के दौरान किसी को कोई चोट लग गई तो उससे रिलेटेड, और साथ ही साथ प्रोविजन जो होते हैं बाकी मैटर्स से, मतलब जो मैटर इन्हीं सबसे रिलेटेड होता है। और भी जैसे कई ढेर सारे फैक्टर होता है, हमने तो यहाँ 2-3 जैसे हमने सिकनेस दिखा दिया, मैटरनिटी दिखा दिया, एम्प्लॉयमेंट इंजरी दिखा दिया, लेकिन इसमें और भी बेनिफिट और भी मैटर्स हैं, तो उससे रिलेटेड चीजें दिखाती हैं। अब देखिए ESI बेनिफिट्स में हम और दिखा दे रहे हैं क्या क्या इंक्लूड है। मेडिकल बेनिफिट मैंने बता ही दिया, सिकनेस भी मैंने बता ही दिया, मैटरनिटी भी मैंने बता ही दिया। तो देखिए मेडिकल मैंने शायद नहीं बताया, तो मेडिकल में बता दे रहा हूँ। मेडिकल का बेनिफिट का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी को चोट लग जाती है तो उसको मेडिकल में, जैसे उसके मान लीजिए किसी की तबियत खराब हो गई तो उसको जो पैसा लगता है पूरा उसके बीमारी पे, उसके लिए मेडिकल बेनिफिट्स अलग से उसको दिया जाता है कंपनी की ओर से, जिस भी कंपनी में वो बंदा काम कर रहा है। और साथ ही साथ उसके डिपेंडेंट्स पे बेनिफिट, यानी कि अगर किसी को मान लीजिए ज्यादा इंजरी हो जाती है, कोई काम करने के लायक नहीं है, तो उसके जो फैमिली उसको पेंशन देना या उस पर जो लोग डिपेंड थे उन पर, उनके लिए ध्यान देना। डिसेबलमेंट बेनिफिट यानी कि अगर कोई अपाहिज हो जाता है काम करने के दौरान तो उसको ध्यान देना। और बाकी के जो बेनिफिट्स, और भी कई बेनिफिट्स होते हैं, मतलब उसके जो पूरा एक अच्छा खासा ये 10 पेजों का पुलिंदा है, तो उसको हम नहीं यहाँ पे हम बात करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ उन्हीं चीजों की बात करेंगे जो हमारे यूपीएससी पीएफओ जो कि 5 सितंबर को एग्जाम होने वाला है उसमें आने वाला है।
तो हम लोग सिर्फ उसी पे स्टिक होकर चलेंगे। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। अभी तक हमने आपको, जैसे आपको बताया हमने, तो कारपोरेशन के बारे में बता दिया हमने, फिर एक्ट के बारे में हमने बताया। अब हम बताते हैं उस स्कीम के बारे में, एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस स्कीम आखिर ये है क्या। देखिए, सबसे पहली बात है सोशल सिक्योरिटी, यानी सामाजिक सुरक्षा की स्कीम है जो समाज को सुरक्षा देती है। किस लिए? सोशल प्रोटेक्शन देने के लिए वर्कर्स को, जो लोग काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनके डिपेंडेंट को, यानी कि उनकी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, जो लोग जिनसे जो जब ये पैसा कमा के घर ले जाता है वर्कर, तो जिन पर ही खर्चा करता है, यानी कि जो इनके डिपेंडेंट है, जो इसके पैसे का इंतजार करते हैं, जैसे उसके बच्चे हुए, उसकी पत्नी हुई, ये लोग उसके डिपेंडेंट की श्रेणी में आ जाएंगे, उसकी माँ हुई। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कब इमरजेंसीज में, जैसे सिकनेस, कोई बीमार पड़ा, मैटरनिटी में, डेथ में कोई मर जाता है, डिसेबलमेंट में, यानी कि किसी का कोई अपाहिज हो जाता है एम्प्लॉयमेंट इंजरी के द्वारा। अब देखिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या अंतर है, आपने हमें कमेंट नहीं किया। तो अगर आप अभी भी, अगर आपके मन में एक अलग से डिफिनेशन है जो मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कमेंट में अभी बताइए। आपने पिछले वीडियो में भी आपने कमेंट नहीं किया था, ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब कि आप लोग क्लास अटेंटिवली और रेगुलरली अटेंड नहीं कर रहे हैं। आप लोग को रेगुलरली क्लास अटेंड करनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और एक नए लेवल पे ले जा सकें, क्योंकि हमारी वीडियोस रोज आ रही हैं, तो इसमें आप कोई बहाना नहीं है, बहाने वाली कोई बात नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है तुरंत, अगर आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसी वीडियो में बताइएगा। आप जो हमने डिफिनेशन बताया उससे अलग, अगर आपके माइंड में कुछ अलग से कुछ डिफिनेशन है तो वो हमें जरूर बताइएगा। हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अंतर क्या है। देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पे टर्म्स और कंडीशन होती है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। मतलब ये नहीं कि आप सीधे गए हो, कहीं ज्वाइन कर लिए और वहां कोई ऐसा नहीं कि कहीं आपसे साइन भी नहीं लिया गया, कोई आपको ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिया गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरा टर्म कंडीशन कार्य चलता है रूल रेगुलेशन के साथ। और ये जो रूल होते हैं, रेगुलेशन, ये पास किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट पास करेगी वही रूल चलेगा। और यहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं वो एंजॉय करते हैं सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉय, मतलब ऐसा नहीं कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जैसे टाटा ग्रुप हो गया, आपका जो गवर्नमेंट जब जॉब देती है तब की बात है। तो ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाते हैं। अगर, और ये भी, अगर कि उसमें आपको ज्यादा काम लिया जा रहा है आपसे, तो आपको ओवर टाइम भी दिया जाएगा। जैसे देखिए, जो रेलवे के ड्राइवर होते हैं वो भी काम करते हैं, तो उनको, अगर उनको एक्स्ट्रा आवर में ओवर टाइम उनसे चला गया, यानी कि जब उनका ड्यूटी खत्म हो जाता है फिर भी उनसे काम लिया जाए, तो उनको ओवर टाइम पेड किया जाता है। अगर आप लोग किसी के फादर रेलवे में हो तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी। तो यहाँ पे भी वो चीज है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होती है? अनऑर्गेनाइज मतलब ये होता है कि एक अंडरटेकिंग चीज होती है जो कि किसी भी इंडिविजुअल, यानी किसी खुद के द्वारा या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉइज के द्वारा लिया जाता है। यानी कि कोई, समझ लीजिए कि एक छोटा मोटा बिजनेस हो गया, फ्रीलांस हो गया, या फिर कोई ऐसी चीज जिसमें जी ज्यादा गवर्नमेंट की, जिसमें ज्यादा भागीदारी नहीं है। और ये ज्यादातर इंगेज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, या प्रोडक्ट्स को सेल करने में, या अलग तरीके की सर्विस देने में। और एम्प्लॉय, इनके जो स्टाफ होते हैं वो 10 से भी कम होते हैं उनके बिजनेस में, मतलब 10 से भी कम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये लोग सोशल सिक्योरिटी स्कीम में अगर देखा जाए तो ये लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत ये लोग आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। और इसमें एक बात और मैं बता दूं कि देखिए, इसमें जो ESI एक्ट मैंने आपको पहले बता दिया है, वो अप्लाई करते हैं इन कैटेगरीज पर। अगर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जो भी चीज दी गई है उसमें, अगर 1948 एक्ट की हम बात करें, तो इसमें जो है कुछ कैटेगरीज जिसकी हैं। क्या है? पहली कैटेगरी नॉन सीजनल फैक्ट्रीज हैं, जिसमें जो पावर यूज करती हैं और जिसमें 10 से ज्यादा पर्सन है। मतलब जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम का जो बेनिफिट है, जो ESI एक्ट 1948 में दिया गया है, उसकी कैटेगरी में पहले बेनिफिट उनको मिलेगा जो कि नॉन सीजनल फैक्ट्रीज हैं, यानी कि जिनको ऐसा नहीं कि वो सीजनली चलती हैं। जैसे मान लीजिए राइस मिल हुई, तो ये सीजनल चलती है, तो ऐसा नहीं है। तो वो नॉन सीजनल है और पावर को यूज करती है, यानी कि ऐसा नहीं कि वो पावर को यूज नहीं करें, वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के उनके यहाँ काम नहीं होता, और उनके यहाँ 10 से ज्यादा वर्कर हैं, तो उनको मिलेगा इसका फायदा एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम का। और साथ ही साथ जो नॉन सीजनल है और नॉन पावर यूजिंग फैक्ट्री, जो पावर ज्यादा यूज नहीं करती हैं, मतलब पावर यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जो पावर है वो यूज नहीं करती हैं फैक्ट्रीज में, फैक्ट्री में, और जो भी जितने भी स्टेब्लिशमेंट होते हैं उनके द्वारा बनाए गए, और जो एम्प्लॉय करती हैं 20 या उससे ज्यादा लोगों को, जो अपने कंपनी में 20 या उससे ज्यादा लोगों को रखती हैं, तो वो लोग भी इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकती हैं कि उनको भी इसका इंश्योरेंस का फायदा मिलना चाहिए। अब देखिए, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है, देखिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जो उचित गवर्नमेंट है। उचित गवर्नमेंट कौन है? स्टेट या सेंट्रल। देखिए, दो ही गवर्नमेंट है, स्टेट है और सेंट्रल है। तो स्टेट या तो राज्य सरकार हुई या तो केंद्र सरकार हुई। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल, स्टेट या सेंट्रल, कोई भी जो अप्रोप्रिएट है, जिसके अंतर्गत वो पावर आता हो स्पेशल, वो उसको ये पावर मिली है कि वो एक्सटेंड कर सकती है प्रोविजन को, यानी कि ESI एक्ट के तहत जो भी प्रोविजन है उसको बढ़ा सकती है, घटा सकती है अलग अलग क्लासेस में। जैसे अगर कोई शॉप चला रहा है, कोई होटल चला रहा है, कोई सिनेमा चला रहा है, थिएटर चला रहा है, ट्रांसपोर्ट, तो उसको भी सुविधा के हिसाब से
और उसके 20 या उससे ज्यादा % उसके यहाँ काम कर रहे हैं, तो अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट स्टेट या सेंटर वो अपने हिसाब से उसके लिए रूल रेगुलेशन बना सकती है। अब देखिए इसको फाइनेंस किया जाता है एम्प्लॉइज के द्वारा जो कि इस स्कीम के अंदर कवर होते हैं, और साथ ही साथ उनके एम्प्लॉयर्स के द्वारा यानी कि जो उनके मालिक होते हैं एक फिक्स्ड % ऑफ वेजेस के द्वारा। यानी कि देखिए इसमें जो एम्प्लॉइज होते हैं वो आगे हमने जैसे आपको शुरू में बता दिया कि एक सेल्फ फाइनेंस, ये सेल्फ फाइनेंस मतलब इसको खुद ही फाइनेंस करते हैं ये लोग। तो सेल्फ फाइनेंस, फाइनेंस आगे पैसा कहां से आ रहा है इनके पास, तो ये जो एम्प्लॉय इनके काम कर रहे हैं उन्हीं के अंतर्गत, और साथ ही साथ इस स्कीम के तहत काम कर रहे हैं, और उनके जो एम्प्लॉयर है वो एक फिक्स्ड % ऑफ वेजेस उनके तनख्वाह से काट लिया जाता है। अब देखिए जो एम्प्लॉइज कवर यूनिट होती हैं, जो यूनिट कवर करते हैं, ये मतलब कितना काटा जा रहा है, तो इसमें एक नियम बनाया गया है, उसके अंदर वेज जो होते हैं करीब 10,000 रुपए पर मंथ बेनिफिट के तहत उनसे लिया जा सकता है। मतलब जो भी उनके एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो भी इस यूनिट के अंतर्गत कवर होते हैं, उनके अंदर 10,000 रुपीज पर मंथ उनसे जो है लिया जा सकता है बेनिफिट के तौर पे। अब इसमें देखिए उनकी तनख्वाह भी ज्यादा होती है, ऐसा नहीं कि उनकी तनख्वाह कम होती है। और जो एम्प्लॉइज होते हैं वो 50 रुपीज ए डे जो, और साथ ही साथ जिनकी ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, बल्कि जो 50 रुपए एक दिन का कमाते हैं एक वेजेस के रूप में, उनको इन चीजों से पेमेंट कंट्रीब्यूशन से हटा दिया गया, उनको नहीं रखा गया है इसमें। तो अब स्टेट गवर्नमेंट ने, और स्टेट गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल होता है, स्टेट गवर्नमेंट 1/8 एक्सपेंडिचर होता है मेडिकल बेनिफिट्स का किसी पर कैपिटल यानी हर आदमी के ऊपर 900 रुपए पर एनम के हिसाब से उठाती है। एक एडिशनल एक्सपेंडिचर जो होता है वो 900 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब 1/8 शेयर। देखिए मान लीजिए कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसने इंश्योरेंस स्कीम को लिया हुआ है और उसके अकाउंट से पर मंथ या पर ईयर 10,000 रुपए कट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो उस बेनिफिट के लिए काट रहा है कि अगर मान लीजिए कल को उसको मेडिकल कुछ उसको इंजरी हो जाती है तो उसको मेडिकल बेनिफिट, मेडिकल इंश्योरेंस उसको मिलेगा। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि 1/8वां भाग, यानी जितना उसको देना है उसका 1/8वां भाग मेडिकल बेनिफिट के तौर पे, जो हर एक पर्सन के ऊपर जो एक लिमिट होती है 1/8, वो तो एक 1/8 भाग जो होता है वो तो बियर करेगी, और साथ ही साथ 900 रुपए अलग से देगी अगर पर एनम के हिसाब से, यानी कि पर एक साल में 900 रुपए 1/8 के अलावा देगी। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर किसी को दवाई पे 8,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, ठीक है, तो 1/8 यानी कि 1,000 रुपए, 1,000 रुपए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को देना ही देना है उसको, अगर उस स्कीम के अंदर सुरक्षित है तो। और साथ ही साथ अगर एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो 900 रुपए भी देगी वो अलग से, यानी कि 1,900 रुपए। ये इसका पूरा मैटर है। आप देखिए जो एम्प्लॉइज होते हैं वो उनके जो मेडिकल बेनिफिट मिलता है वो उनको भी मिलता है, और साथ ही साथ उनके जो डिपेंडेंट है उनको भी मिलता है, क्योंकि भाई अगर वो पैसा नहीं कमा पा रहा है तो उनके पास कहाँ से वो तो अपनी चीजों को, अपने खर्चों को निकालेंगे वो, तो इस और मेडिकल पे कहाँ से खर्चा करेंगे, तो इसके लिए वो उनके जो डिपेंडेंट होते हैं यानी कि जो उनके परिवारजन होते हैं उनको भी मिलता है। एम्प्लॉइज होते हैं वो कैश बेनिफिट भी मिलता है उनको इमरजेंसीज में, जैसे अगर वेजेस का उनको लॉस हो गया अर्निंग कैपेसिटी में उनके, तब की बात है। और जितने वुमेन है वो उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलता है साथ ही साथ। और डेथ के केस में अगर एम्प्लॉय की किसी की एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट इंजरी जो होती है उसमें फैमिली जो है पेंशन पाती है। ये सारी चीज थी। तो अब हमको उम्मीद आपको समझ में आ गया एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम क्या है। अब हम बात करते हैं NICS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर सर्विसेज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर सर्विसेज की हम बात करते हैं। अब ये चीज क्या है, देखिए NICS का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर सर्विसेज। अब नाम ही से पता चल रहा है कि इंस्टीट्यूट है कैरियर सर्विसेज के लिए, मतलब किस सर्विस देने के लिए। देखिए पहले क्या था, पहले इसका नाम था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज। पहले इसका नाम था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, पहले ये था इसका। अब क्या है कि ये इसको सेटअप किया गया था, लेकिन अब जो है इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर सर्विसेज, इसका नाम बदल दिया गया है। इसको सेटअप किया गया था 1964 में अक्टूबर में, किसके अंडर में, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट DGE के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। इसका विजन क्या था, इसका विजन था कि एक नेशनल सेंटर बनाना जो कि ये एक्सीलेंस प्रोवाइड करे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्किल बना के उनको ट्रेनिंग देके उनकी रिसर्च कैपेसिटी और उनके कैपेसिटी को बढ़ा के, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एरिया में नौकरी पा सके, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, और नेशनल एम्प्लॉयमेंट के सर्विसेज के केस में उनको ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिले। यानी कि एक तरह देखा जाए तो उनका जो विजन था ये एक ऐसा नेशनल सेंटर बनाना जो कि लोगों को स्किल दे जिससे कि वो जॉब पा सके, बस सीधा सीधा ये था। देखिए इसको जो मैंने बताया कि अक्टूबर में सेट किया था 1964 में अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आप जान जाते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आखिर ये क्या है। तो देखिए एकदम हम लाइन से चल रहे हैं, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि कोई आप वीडियो देखेंगे तो आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है कोई चीज समझ में, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो
तो हम हो सकता है उसका भी कोई उपाय करेंगे, नहीं तो हम आपको अलग से हमारी टीम आपको समझाएगी उस चीज को। तो देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, इसका फुल फॉर्म है डीजी का। ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक हाई ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन की एक वैल्यूड ऑर्गेनाइजेशन है, किसके लिए, जो डेवलप करती है नेशनल लेवल प्रोग्राम को। नेशनल लेवल पे जो भी प्रोग्राम होते हैं गवर्नमेंट के, उसको करती है किस केस में, वोकेशनल ट्रेनिंग, या जो ट्रेनिंग होती है अलग अलग रोजगार, जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई औरतों के केस में, और जो जैसे आईटीआई में भी, आप आईटीआई अगर आपने किया, कुछ आप में से कुछ लोगों ने किया होगा, तो उसमें भी इस तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग चलती रहती है। तो ये क्या था, वुमेन्स के वोकेशनल ट्रेनिंग और उनके एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज से रिलेटेड भी काम ही करती है। ये ऑपरेट किया जाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा, जो रोजगार कार्यालय होता है उसके द्वारा। अब देखिए जिस तरह आज के डेट में कंसल्टेंसी फर्म होती है प्राइवेट इंडस्ट्री में, उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है गवर्नमेंट के। और ऐसा नहीं है, प्राइवेट भी देते हैं ये काम, ये लेकिन अक्सर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला चीजिंग का रहता है। अब नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो इसी के अंडर में आता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत में आता है। और ये आता है एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि प्रशासनिक और फाइनेंशियल कंट्रोल जो होता है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन का, वो आता है नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसी के अंदर में आता है। और इसमें ऑपरेट करता है वोकेशनल ट्रेनिंग को कुछ एरिया में उनके फील्ड रिस्पेक्टिव जो फील्ड इंस्टीट्यूट होते हैं उनके अंतर्गत। आप जो देखिए इसमें जो प्रोग्राम बनते हैं, उसमें डेवलप जो नेशनल लेवल पे जो भी प्रोग्राम बना उसके डेवलपमेंट के लिए जो एरिया होता है वो ज्यादा कंसर्न करता है जो कॉमन पॉलिसीज होती हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं, जो इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, जो यानी कि जो ट्रेनिंग देते हैं उनके लिए जो प्रोसीजर बनाना होता है वो, और साथ ही साथ ट्रेड टेस्टिंग होती है जो उनके लिए, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं डीजी के अंतर्गत, ये चीजें सारी इसके अंदर आती हैं। अब हम बात करते हैं, उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए आप देखते हैं वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट क्या है। देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में आपके किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा, आपको पूरा अच्छे से देखिएगा। तो देखिए वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है नोएडा यूपी में पड़ता है। ये स्टेब्लिश किया गया था 1974 में, एक ऑटोनॉमस स्व वित्त पोषित संस्था थी ये भी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंदर में। अब नेशनल इंस्टीट्यूट जो है इन्वॉल्व करता है इस तरह के रिसर्च, ट्रेनिंग, एजुकेशन, पब्लिकेशन और कंसल्टेंसी करने के लिए लेबर रिलेटेड इश्यू को लेके। मतलब ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, जिस नाम से इसे पता चल रहा है। ये रिसर्च करवाता है, ट्रेनिंग कराता है, एजुकेटेड बनाता है, पब्लिकेशन अपनी लॉन्च करता है, और साथ ही साथ जो कंसल्टेंसी होती है लेबर से रिलेटेड इशू को लेकर सॉल्व करने की, वो करता है। ये इसका देखिए आपको दिख रहा होगा, सेक्टर 24 में पड़ता है ये। अब देखते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन, आखिर ये क्या है। ये भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंदर। देखिए आप लोग सोचते होंगे कि ऑटोनॉमस बॉडी स्व वित्त पोषित, आखिर ऐसा क्या है, आखिर क्यों आ रहा था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंदर, अगर ये स्व वित्त पोषित ही है। तो देखिए इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए जो ऑटोनॉमस बॉडी होती हैं उनको वो क्या करती हैं कि कुछ अपने ही एम्प्लॉइयों से पैसा काट के, या अपने ही जिनको वो सर्विस देती हैं उनसे कुछ पैसा काट के वो अपनी स्कीम के अंदर सारी चीजें भर लेती हैं। तो आखिर अब सवाल यहाँ ये उठता है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट का इसमें क्या रोल है। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट जो होती है उसका काम होता है इससे रिलेटेड कानून बनाना, क्योंकि देखिए अगर कोई बच्चा है, अगर उसके पास उसके माँ बाप का कंट्रोल नहीं है, तो वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं डिसिप्लिन अपनी खो देगा। ठीक उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल को अपने हाथ में रखने के लिए एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एक इसकी ऐसी ही पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उसकी पेरेंट है, एक माता पिता की तरह है। उसका काम होता है नियम कानून बनाना, और जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर एजुकेशन है, इस तरह की जो भी ऑटोनॉमस बॉडी है उनका काम होता है उस नियम को पालन करना। तो हमको उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा आपको कि ऑटोनॉमस बॉडी का रोल क्या होता है और ऑटोनॉमस बॉडी एक्चुअल में है क्या। तो देखिए अब इसको जो है रजिस्टर्ड किया गया था सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत 1860 के अंतर्गत। ये स्टार्ट हुआ था 1958 में। और इसको जो ये क्या करता है, इसको जो मदद मिलती है मिनिस्ट्री से, मंत्रालय से, अपनी एक्टिविटीज को चलाने के लिए इसको मंत्रालय से मदद मिलती है। देखिए अब आप ये मत सोचिए कि ऑटोनॉमस बॉडी, मैंने अभी कहा एक तरफ की ये अपने एम्प्लॉइयों से ही पैसा लेके अपने जरूरतों को पूरा कर लेता है, और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि मंत्रालय से पैसा लेता है। देखिए ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री क्या करती है समय समय पे, अगर इसको देखा मैंने कहा पेरेंट क्या करते हैं आपके, कि आप भाई आप मान लीजिए खुद भी कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप कभी मुसीबत में पड़े तो पेरेंट्स आपकी मदद करते हैं। ठीक उसी तरह से ये भी है, ग्रांट इन एड करते हैं इसको। अब ये स्कीम होती है, ये वर्कर एजुकेशन की एक स्कीम है, यानी कि जो वर्कर्स है उनको एजुकेट करने के लिए, उनको स्किल बनाने के लिए, और साथ ही साथ उनके डिपेंडेंट को भी, यानी कि परिवारजन है उनको भी एजुकेटेड करने के लिए ये एक स्कीम है। इसका एम होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्टिव को मतलब अचीव करना जिससे क्रिएट किया जा सके और इंक्रीज किया जा सके अवेयरनेस का, मतलब जितने मजदूर होते हैं अगर वो नहीं पढ़ पाए तो उनके बच्चों के बीच कम से कम पढ़ पाए, तो अवेयरनेस फैलाना, और साथ ही साथ उनके वर्कफोर्स को ज्यादा से एजुकेट करके उनको स्किल बनाना, उनके जिससे उनका इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, यानी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनका बराबर का योगदान हो, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए। और इस
ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कई ट्रेनिंग प्रोग्राम ये लोग चलाते हैं, जो कि कंडक्ट किया जाता है बोर्ड ऑफ वर्कर्स के द्वारा, जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में नेशनल, रीजनल एंड यूनिट लेवल्स पे किया जाता है। एक नेटवर्क बना के जिसमें 50 रीजनल और 9 सब रीजनल डायरेक्टरेट्स होते हैं, पूरे देश में फैले हुए रहते हैं। ये एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और इसके एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो जहां पे इनकी वर्कर्स की ट्रेनिंग होती है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वर्कर्स एजुकेशन मुंबई में पड़ता है। तो देखिए, हम आपको एक बार फिर से समझा देना इसको कि ये एक सेंट्रल बोर्ड है, वर्कर्स एजुकेशन के लिए ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आती है। इसको रजिस्टर्ड किया गया था, यानी इसके द्वारा नियम कानून बनाया था, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1868 के तहत इसको रजिस्टर्ड करके इसको बनाया गया था। अब जैसे आप कोई भी कंपनी खोलते हैं तो उसको रजिस्टर्ड कराते हैं, ठीक उसी तरह से ये भी है। इसको स्टार्ट किया गया था 1958 में, और इसको जो भी मदद मिलती है गवर्नमेंट से अपनी एक्टिविटीज को ऑपरेट करने को मिलती रहती है समय समय पे। अब देखिए, ये स्कीम है वर्कर्स एजुकेशन की, इसका एम होता है कि एक ऐसा अवेयरनेस क्रिएट करे जिससे कि एक वर्क फोर्स जो उनके यहाँ किसी भी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके एजुकेशन को बढ़ाया जा सके, जिससे कि उनका उस कंपनी के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी उनका फायदा हो। और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कई ट्रेनिंग प्रोग्राम समय पर चलाए जाते हैं, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने का काम होता है द बोर्ड ऑफ वर्कर्स के द्वारा फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में, नेशनल यानी कि पूरे राष्ट्रीय लेवल पे, और देश के लेवल पे, एक तरह समझिए रीजनल यानी कि क्षेत्रीय लेवल पे, और साथ ही साथ यूनिट लेवल पे यानी पर कंपनी के लेवल पे भी चलाया जाता है। और इसमें 50 रीजनल और 9 सब रीजनल डायरेक्टरेट्स होते हैं, जो कि पूरे देश में फैले हुए हैं। एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वर्कर्स एजुकेशन मुंबई में इसका ये वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो ये चीज अब आपको इस चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज और है, मैं आपको बता दूं इस चीज को कि ये जो मैं आपको मैंने पिछली बार पूछा था कि ऑर्गेनाइज्ड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में, आपने उसका जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब जो मैं चाहूंगा कि आप फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं उनके बारे में हमको वीडियो बताएं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं। तो ये मुझे आपके जवाब का कमेंट में इंतजार रहेगा, तो जरूर बताइएगा हमें कि हम आपको वेट करेंगे। अब देखिए, इसमें हम एक चीज बताएं कि इसको सुपरवाइज करने के लिए इसके ट्रेनिंग एक्टिविटी को, इसके जो रीजनल डायरेक्टरेट्स होते हैं उसमें 6 जोन बनाए गए हैं। जैसे रेलवे के भी जोन होते हैं अपने, जैसे रेलवे के 19 जोन है, तो उसी तरह से इसके भी जोन होते हैं। इसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, भोपाल, गुवाहाटी। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब नाटरस की बात करते हैं। नाटरस क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल अकेडमी फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन सोशल सिक्योरिटी। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि एक नेशनल अकेडमी है जो ट्रेनिंग और रिसर्च कराती है, ट्रेनिंग भी करती है, रिसर्च भी कराती है सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड। इसको सेटअप किया गया था 1990 में, 1990 में ईपीएफओ द्वारा, यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बता दिया है आपको। अब ये जो है एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जो कि इन्वॉल्व करती है ट्रेनिंग, रिसर्च और कंसल्टेंसी में सोशल सिक्योरिटी सेक्टर में। ये एक तरह से समझिए कि ऐसी ये इंस्टीट्यूट है, ये नाटरस जो है कि जो कि ट्रेनिंग भी देती है, रिसर्च भी कराती है और जॉब भी प्रोवाइड कराती है सोशल सिक्योरिटी सेक्टर में। तो ये इसका बहुत ही अपना अहम रोल है। तो फ्रेंड्स, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा हमने जो भी इस वीडियो में पढ़ा। अगली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेबर कोड। लेबर कोड आ रहा है 2020, इसके बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे। अगली वीडियो में जल्दी लॉन्च होगी। अब इसको आप लोग को देखना है, आप लोग को अंत तक इसको आप लोग मिस मत करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। यूपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम, साथ ही साथ हमारी जो है ब्यूटी टिप्स की वीडियो चल रही है, यूपीएससी यूपीएफओ के प्रोग्राम की वीडियो चल रही है, और यूजीसी नेट सोशल वर्क की वीडियो चल रही है, लाइब्रेरी साइंस की वीडियो चल रही है। तो बहुत अच्छी वीडियो चल रही है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिससे इस तरह की चीजों को मिस ना करें, और बेल आइकन को हिट कीजिएगा जिससे चीजें जो है आप समझ पाए, आपको पता रहे कि चीजें जो है जब भी हमारी कोई वीडियो लोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ये हमारा जो है टिस्का एकेडमी के बारे में है, मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया है। ये इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हमें फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, और साथ ही साथ हमें व्हाट्सएप पे भी आकर कोई क्वेरी पूछ सकते हैं। और ये तीनों हमसे कांटेक्ट करने का भी जरिया है। कोई प्रोडक्ट चाहिए तो हमसे आप बात कर सकते हैं, रिजगार पे भी जाके प्रोडक्ट दे सकते हैं, हम समय समय प्रोडक्ट देते रहते हैं। और इस नंबर पे आके कोई आपके मन में क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। और साथ ही साथ जो मैंने आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में पूछा उसका भी हमें जरूर बताइएगा, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।